दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र प्रवक्ता 2003 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए क्योंकि आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीजीटी नागरिक शास्त्र 2003 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके संप्रभुता, सत्ता, वैधता और राज्य। तो दोस्तों स्थानीय कानूनों को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन करने और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये आपका राज्य कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सटीक ऑप्शन जो होगा कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को जो परिभाषित करने वाला जो समुच्चय है वो है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को संबंधित करने के लिए या परिभाषित करने के लिए जो समुच्चय है उसके अंतर्गत राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, बोधा और लाक। तो सही उत्तर है बोधा। जीन बोधा ने सबसे पहले दोस्तों प्रभुसत्ता या संप्रभुता की धारणा का प्रयोग किया था और उसने अपनी पुस्तक सिक्स बुक द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सोबेरनिटे का प्रयोग किया था और उसी शब्द से साबरनिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ संप्रभुता होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है। तो आधुनिक राज्य में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ने के कारण ये जो इसका कारण है, मुख्य कारण है कि वर्तमान में कल्याणकारी राज्यों या वेलफेयर स्टेट का उदय हो जाना आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा के पुराने पड़ने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत किसने सुपरिष्कृत किया था। ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजेल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में और लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो श्रमिकों की तानाशाही या डिक्टेटरशिप ऑफ लेबर्स या श्रमिकों का तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जिसको कहा जाए, तो दोस्तों इस सिद्धांत को लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में परिष्कृत किया था। अगला प्रश्न है, समाजवाद किन निम्न का प्रतिपादन करता है। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, कोई आर्थिक नियोजन न हो, ये गलत है। बहुराष्ट्रीय समस्याओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, ये भी गलत है। व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, ये गलत है। सही उत्तर है आपका राज्य के द्वारा नियोजन है। समाजवाद ये प्रतिपादित करता है कि राज्य के द्वारा प्लानिंग किया जाए और समाजवाद के समर्थक जो हैं राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं और समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच का जो अंतर है या खाई है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है समाजवाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कुछ आपके पास ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो सही है, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ये भी सही है, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो ये सही नहीं है, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। तो दोस्तों उदारवादी सिद्धांत जो है ये आधुनिक युग की देन है और अगर जो देखा जाए तो अभिजात सिद्धांत के प्रमुख विचारक पैरेटो हैं, मिल्स हैं, सी राइट मिल्स, मोस्का हैं। अनुदारवादी सिद्धांतों में एडमंड बर्क, सामाजिक संविदा सिद्धांत में रूसो, लाक और हाब्स आते हैं, जबकि उदारवादी सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत जॉन लाक आते हैं। प्लेटो दोस्तों उदारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है।
तो क्या स्थापित करना चाहता है? न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मार्क्सवाद उपरोक्त सभी स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? तो सही उत्तर है गालब्रेथ। याद रखिएगा, गालब्रेथ का मानना है कि जो आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य है वो एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ऑप्शन है आपके हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्राम्सी के अनुसार और लेनिन के अनुसार। तो दोस्तों लेनिन के अनुसार सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और समाप्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर है जो आपका ये है कि मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार साम्यवादी राज्य में राज्य जो है वो आवश्यक है। लेकिन मार्क्सवादी ये कहते हैं क्रांति के बाद साम्यवाद की व्यवस्था या साम्यवाद नहीं स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहले सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व आता है, उसके बाद धीरे धीरे पूंजीवाद लुप्त होता है और फिर राज्य भी समाप्त होता है। तो मार्क्सवादी समाजवाद में साम्यवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में अगर जो दोस्तों यहाँ पे साम्यवादी राज्य पूछता तो आपको ये होता कि राज्य समाप्त किया जा सकता है, किया कर दिया जाता है। लेकिन जब समाजवादी राज्य कह रहा है तो उसमें राज्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून की स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? ऑप्शन है आपके लोकतांत्रिक विचार, शास्त्रीय उदारवादी विचार, समाजवादी विचार पद्धति और समष्टिवादी विचार पद्धति। तो दोस्तों क्लासिकल लिबरल जो थियरी है, शास्त्रीय उदारवादी या नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत है इसमें कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सहलेखक हैं, तो किस पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ने की थी? तो ये देखिए, ये बुक है जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी की रचना दोस्तों फ्रेडरिक एंगल्स ने की थी और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर, जबकि दास कैपिटल, एंटी डोहरिंग, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ये सब मार्क्स की कृतियां हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स की अनेक कृतियों में फ्रेडरिक एंगल्स सहलेखक बना था। जर्मन आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दोनों ने इसको मिलकर लिखा था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद एंगल्स ने मार्क्स की टिप्पणियों के आधार पर उसकी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के खंड 2 और खंड 3 का संपादन और प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन है समाज की निगमवादी समझ, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही और आज्ञा पालन तथा अनुशासन। दोस्तों सर्वहारा की तानाशाही मार्क्सवाद के अंतर्गत है, फांसीवाद में नहीं। देखिए फांसीवाद जो है समर्थन करता है निगमवादी समझ की, प्रजाति उत्कृष्टता की और आज्ञा पालन और अनुशासन की, जबकि सर्वहारा का तानाशाही फांसीवादी के अंतर्गत, फांसीवादी सिद्धांत के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा है? ऑप्शन है आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और कोई नहीं। तो इसमें अरस्तु का मानना है दोस्तों कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा है। अरस्तु जो है वो विषमता या असमानता का समर्थक था। उसके अनुसार समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय धारणा होती है और वो कहता है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो इस प्रकार अरस्तु समानता को अप्राकृतिक मानता है। अगला प्रश्न है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत या रिट्रीब्यूटिव थ्योरी दोस्तों ये बदले के सिद्धांत पर आधारित है।
तो याद रखिएगा, दंड का जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है वो जैसे को तैसा या जैसी करनी वैसी भरनी, आंख के बदले आंख, इन सिद्धांतों पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सोशल जस्टिस। दोस्तों, सोशल जस्टिस का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो सुविधाएं होती हैं या जो असमानताएं होती हैं उसको समाप्त किया जाए। अगला प्रश्न है, एक कथन है, महत्वपूर्ण कथन है और आपसे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। जब तक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता है। सही उत्तर है दोस्तों प्लेटो। तो प्लेटो कहता है दार्शनिक राजा की अवधारणा में कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे और राजा दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक नगर राज्य की बुराइयों का अंत नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया था वो किस प्रकार का राज्य था? तो दोस्तों वो एक कल्याणकारी राज्य था। लॉर्ड विलियम बेवरेज ने 1943 में बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव यानी रहने के लिए जो जगह नहीं है उसके उन्मूलन में राज्य से सकारात्मक भूमिका की कामना की और इटली की श्रम सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया। इसलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य होने का श्रेय मिला। तो लॉर्ड बेवरेज या बेवरेज रिपोर्ट या बेवरेज प्रतिवेदन कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं, कूट दिए गए हैं, उनका सही कूट में मिलान करना है। तो सही उत्तर देखिए दोस्तों, तलवार के बिना समझौता मात्र शब्द है, ये हाब्स का कहना है। उसके अलावा व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, रूसो का कथन है। अगला है कि उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना रह सकता है, राज्य नहीं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, बोंदा का कथन है। और एक कथन देखिए, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, इसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है। ये J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है आपके सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक द्वारा और केवल जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा। दोस्तों, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों या नेचुरल राइट्स के सिद्धांत का समर्थन किया गया था और कुछ उदारवादी विचारक जैसे बेंथम आदि जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है वो समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों, पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है, ये कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, कौन सा नौ उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? तो नौ उदारवाद के जो प्रमुख तर्क हैं दोस्तों, वो बाजार संसाधनों का सर्वोच्च इस्तेमाल करता है, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है और निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और उपयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों, इसमें से नौ उदारवाद का तर्क ये नहीं है कि वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कारकों संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने किया था और अरस्तु जो है राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं करता है, जो राज्यों का वर्गीकरण उसका है वही जो है सरकार का वर्गीकरण भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने T.H. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये व्याख्या अर्नेस्ट बार्कर द्वारा दी गई है T.H. ग्रीन के संबंध में। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की धारणा की निम्नलिखित में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? ऑप्शन है सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक पहचान, पंथ निरपेक्षता और व्यक्तिवाद। तो दोस्तों, सही उत्तर है सार्वभौमवाद।
मानव अधिकार शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 20वीं शताब्दी में किया गया था और कई जगह इनको लोकतंत्री अधिकार कहा जाता है। और मानव अधिकारों की धारणा को दोस्तों सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में आलोचना की जाती है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह कौन सी समानता है? तो दोस्तों, विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठापित करता है। विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को प्रतिष्ठित करता है। और विधि के शासन का अर्थ क्या होता है? विधि के शासन मानता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और सभी को एक ही विधि के आधार पर अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, और देखिए ऑप्शन है सार्वभौमिकता के साकार रूप में और समुदाय के साकार रूप में। तो सही उत्तर है, हीगल ने दोस्तों सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में परिभाषित किया है। और हीगल आप जानते हैं एक आदर्शवादी दार्शनिक है। इसने ही राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना था। और हीगल समस्त वस्तुओं का जो केंद्रीय तत्व है उसे चेतना या मानव चेतना या आदर्श को, विचार या चेतना को वो सार तत्व मानता है सृष्टि का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो राज्य का इस प्रकार से वर्णन एडमंड बर्ग ने किया था। इंग्लैंड का एक अनुदारवादी विचारक था एडमंड बर्ग, और वो कहता है निसंदेह समाज एक समझौता है, परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि राज्य नमक मिर्च के व्यवहार में साझेदारी है। यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, संपूर्ण सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण कानूनविद और कानूनी विचारक A.V. डायसी। A.V. डायसी दोस्तों लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं। और यहाँ पर देखिए 2-3 पुस्तकों की व्याख्या और की गई है। द नेचर ऑफ द स्टेट W.H. बिलोबी की पुस्तक है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट हरमन फाइनर की। और स्टडीज इन हिस्ट्री एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस ये जेम्स ब्राइस की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही उत्तर का चयन करना है। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दोस्तों बोसांग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राज्य और विधि की समानता का सिद्धांत। राज्य और विधि की समानता का सिद्धांत ये आपका कैल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दार्शनिक उग्रवाद बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है दोस्तों। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम की देन है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्वदशा के रूप में गणतंत्रवाद, तो ये मैकियावेली का जो है विचार है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, कठिन है थोड़ा सा, आप अलग से इसको नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो दोस्तों रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य का रूपांतर किया, ये सही है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों सही कथन जो है वो ये है कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह की प्रमुख विशेषता। प्रेशर ग्रुप आपने पढ़ा है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति और संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। दोस्तों सर्वव्यापक प्रकृति जो होती है ये दबाव समूहों की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा ये जो है दोस्तों दबाव समूह जो होते हैं ये किसी निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं बनते हैं बल्कि अपनी मांगों या जनहित की मांगों के लिए ये बनाए जाते हैं। तो दबाव समूह में की विशेषताओं में ये है कि ये सर्वव्यापक प्रकृति का है और ये सब जगह विद्यमान रहता है।
अगला प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या है? तो सही उत्तर है थॉमस हेयर। हेयर प्रणाली भी कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के सर्वप्रथम प्रतिपादक थॉमस हेयर नामक विचारक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया? तो ये है भारत। भारत में दोस्तों पहले ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार को अपनाया गया, जबकि ब्रिटेन, यूएसए और चीन में जो है एक बार में सभी लोगों को या सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय की तरह सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो सही उत्तर है फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो 1955 में दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में कुछ घटनाएं हैं, उन पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, तथा अंत में जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी, ये किसने कहा था? दोस्तों ये पंजाब के राष्ट्रवादी विचारक लाला लाजपत राय का कथन था और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते समय उनको लाहौर में पुलिस की लाठियों से पीटा गया था और लाला लाजपत राय की इसके बाद मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहरा देने वाले को चलाने वाला मैं एक भारतीय हूँ, ये एनी बेसेंट का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए ये कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी? तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा गया कि राजनीति में उन्मूलनवादी और सामाजिक मुद्दों में उग्र रूढ़िवादी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध जो रखता है वो है संविधानवाद। संविधानवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें विधि और नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है और सीमित संविधान को जो है संविधानवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के ऊपर निर्भर करेगा? तो ये के.टी. शाह। दोस्तों संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के.टी. शाह ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो दोस्तों संसद उसमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती है और ये देखिए भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया है, इसमें सामान्य रूप से संसद संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में मौलिक अंतर ये है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित किए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो है वो राज्य द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों में नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति है वो संसद के सदस्यों द्वारा, देखिए संसद के सभी सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना ये नहीं है, और अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना। तो 1, 2 और 4 दोस्तों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में वर्णित किया गया है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को समावेश डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है 18 भाषाएं। अब आप अपडेट हो जाइएगा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आपको बताना है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द थी उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग और अंतर्राज्य परिषद। तो दोस्तों योजना आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। इसकी स्थापना 1905 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में और फ्रांस में। तो सही उत्तर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और संसद के कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो जाती है। दोस्तों संविधान संशोधन के लिए दोस्तों संसद के किसी सदन में जो लाया जा सकता है प्रस्ताव, और संसद के दोनों सदनों को संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पास करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत संघ के किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये है संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि भारत संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 सूचियां हैं, सूचियों का क्रम जो है सूचियों को एक दूसरे से मिलान करना है। कैबिनेट शासन प्रणाली, दोस्तों कैबिनेट शासन प्रणाली जो ये होती है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिएगा, कैबिनेट शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर। संघात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों जो स्थिति होती है वो है संघात्मक शासन प्रणाली में प्रशासकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण होता है। ये शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र में होता है। तो आप इस तरह से सही कूटों का मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच एक जटिल संबंध है, इसका कारण एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार है। तो अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणाली दोनों के गुण फ्रांस की व्यवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल दोस्तों, इसको भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? दोस्तों, यदि ऐसी संघ व्यवस्था है कि केंद्र और राज्यों के बीच आपसी आदान प्रदान संबंधों का जो सामंजस्य है वो बना रहे तो उसे सहकारी संघवाद कहा जाता है। और भारत में ऑस्टिन एक विचारक हैं, ग्रेनविंड ऑस्टिन, उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा भी दी है। अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग किनके बीच संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था? तो केंद्र और राज्य। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का जो है पुनरावलोकन या पुनरीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1987 में भारत सरकार को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसे इंगित करता है? तो पंचायती राज की स्थापना को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, देखिए ये नहीं है, और अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना ये भी नहीं है, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना ये भी नहीं है। समानता यहाँ पे है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना, तो ये महत्वपूर्ण है। ये विशेषता भारतीय और अमेरिकी संघवाद दोनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से कैसे भिन्न है? तो सलाहकार की भूमिका में। भारत का उच्चतम न्यायालय सलाहकार भी है लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का सलाहकार नहीं है। अगला प्रश्न है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में वह है तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। एक संविधान के अंतर्गत हम कार्य करते हैं लेकिन संविधान वह है जो कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। दोस्तों, अमेरिका के एक न्यायाधीश ह्यूज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा था कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं लेकिन जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है संविधान वही है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? तो न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। अमेरिका और भारत की संघात्मक व्यवस्था में न्यायिक संगठन के दो समुच्चय की समान विशेषता नहीं है। भारत में इकहरी न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायिक प्रणाली, यानी सर्व केंद्र का न्यायालय अलग और राज्यों का न्यायालय अलग, लेकिन वहाँ पर राज्यों के न्यायालयों के खिलाफ पुनरावलोकन या अपील नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? तो दोस्तों, ये था मारबरी बनाम मेडिसम वाद, जिसमें अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है? तो ये तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। तो सही उत्तर है चीन में एक दलीय पद्धति है। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जनमत या पब्लिक ओपिनियन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो ये ऐसा मत है जनमत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, यानी जनमत का अभिप्राय सामूहिक कल्याण से है, न कि व्यक्तिगत कल्याण से। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए थे। ये दो अधिकार कौन से थे? तो ये दो अधिकार देखिए, विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग होना, ये दो अधिकार भारतीय संघ में नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, देश हैं और उनकी जो शासन व्यवस्थाएं या राज्य व्यवस्था का प्रकार है या रूप है उनको दिखाया गया है। तो भारत में जनतंत्र या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है,
नेपाल में जब ये दिया गया था दोस्तों, तो नेपाल में राजतंत्र था और वर्तमान में इसमें गणतंत्र की स्थापना हो गई है। पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो है एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें जो विकल्प हैं दोस्तों, ये साम्यवादी सरकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, और नेपाल में कोई सूची यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और देखा जाए तो ये प्रश्न आपका गलत होता है। भारत में जनतंत्र है, नेपाल में राजतंत्र था, लेकिन अब गणतंत्रात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई है। ईरान में दोस्तों धर्मतंत्र है, ये तो सही है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, कानून को लागू करना और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का होता है, जबकि कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता। अगला प्रश्न है, उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ? उरुग्वे दौर के चर्चा का परिणाम WTO या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, और याद रखिएगा WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय संसद निकाय को क्या कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रपति जन कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। तो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस चीन के संसदीय निकाय को कहा जाता है, और इसकी बैठकें वर्ष में एक बार होती हैं सामान्य रूप से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, इसमें से कौन सी आधारभूत मान्यता नहीं है? तो राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, ये नहीं है। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यथार्थवादी सिद्धांत की मान्यता है। उसमें केवल अपने राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो दोस्तों, बहुलवादी, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी और संरचनात्मक यथार्थवादी। तो सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर संरचनात्मक यथार्थवादी सहमत नहीं है, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की व्याख्या संरचना के अनुसार करते हैं, न कि राज्य के हितों के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैक्स वेबर का कार्य या मैक्स वेबर का जो वर्क है वो संकेंद्रित है किस पर? विधिक संरचना पर। तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर, इनका जो कार्य है वो विधिक संरचना पर संबंधित है, और इसी के अनुसार विधिक संरचना या कानून के शासन के अंतर्गत उन्होंने अधिकारी तंत्र या ब्यूरोक्रेसी के आदर्श प्रारूप को निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है, सांस्कृतिक क्रांति सफल नहीं हुई। तो दोस्तों, चीन में महान सांस्कृतिक क्रांति, ये सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति थी, ये क्रांति सफल हुई थी। तो ये जो है कह रहे हैं कौन सा गलत, सही नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला ऑप्शन ए है ये सही नहीं है, वहाँ पे सांस्कृतिक क्रांति सफल हुई थी। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रवृत्ति एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने में प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, और व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो सही उत्तर है, व्यवहारवादी संरचना ने दोस्तों राजनीति के अध्ययन को, इसने मानव व्यवहार को उसमें या मानव प्रकृति पर आधारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? बेनेडिक्ट एंडरसन, इन्होंने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय के रूप में प्रतिपादित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो दोस्तों, अभी अभी आपने पढ़ा है कि मैक्स वेबर ये नौकरशाही सत्ता के विधिक रूप या उसके विधि के शासन के पर्यायवाची के रूप में ब्यूरोक्रेसी को स्थापित करते हैं। तो देखिए, जो है नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित करने वाले मैक्स वेबर हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, नहीं 84, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ या मध्यम वर्ग था।
आखिरी प्रश्न देखते हैं। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। ये जो है ये विश्वास किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता होगी। ये विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है और ये विचारधारा जो है 18वीं शताब्दी के अहस्तक्षेप सिद्धांत को फिर से स्थापित करना चाहता है, जो व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। तो ये था आज का वीडियो। प्रवक्ता परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो आयोजित की जाती है परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा यानी पीजीटी नागरिक शास्त्र के 2003 का हल प्रश्न पत्र। इसमें से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।